टिप्पणियों के साथ इन्फोग्राफिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नेचर फूड पत्रिका में 2022 से पोटापोव और अन्य के प्रकाशन के आधार पर विजुअल कैपिटलिस्ट द्वारा प्रकाशित क्रॉपलैंड्स यानी कृषि योग्य भूमि के बारे में एक इन्फोग्राफिक पर चर्चा करेंगे। विश्व मानचित्र कृषि योग्य भूमि के हिस्से का रंग क्रम बैंगनी से पीले तक दर्शाता है, जहां बैंगनी लगभग 0% है और पीला 100% है। कृषि योग्य भूमि रहित क्षेत्रों को काले रंग से चिह्नित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि बड़ी मात्रा में भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं किया जाता है। ये या तो वन क्षेत्र हैं या बंजर भूमि और रेगिस्तान है। हम इसे मानचित्र से नहीं जान पाएंगे, लेकिन आधार प्रकाशन से हम देख सकते हैं कि 2003 और 2019 वर्षों के बीच दुनिया की 9% कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई। सबसे अधिक वृद्धि अफ्रीका में 34% और दक्षिण अमेरिका में 39% दर्ज की गई। शेष महाद्वीपों ने इन 17 वर्षों में समान खेती वाले क्षेत्रों को बरकरार रखा है। इस घटना को कृषि योग्य भूमि हरे क्षेत्रों यानी घास के मैदानों और चरागाहों और निर्मित क्षेत्रों के क्षेत्र में परिवर्तन के ग्राफ में अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। आइए इस मानचित्र पर एक नज़र डालें। हम कृषि योग्य भूमि के वितरण में असमानता देखते हैं। दुनिया में कई प्रमुख कृषि केंद्र हैं जहां विकास संरचना में कृषि योग्य भूमि का प्रभुत्व है, अर्थात वह भूमि जहां अनाज, चारा पौधे और तेल के पौधे उगाए जा सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में ऐसी भूमि का हिस्सा छोटा है। अलग अलग देशों में कृषि क्षेत्रों का हिस्सा मानचित्र पर प्रस्तुत किया गया है। कृषि क्षेत्र बांग्लादेश, भारत, यूक्रेन, मोल्दोवा और डेनमार्क के परिदृश्य पर हावी है। ऊपर वर्णित देशों के अलावा स्कैंडिनेविया के बिना यूरोप स्पष्ट रूप से अन्य महाद्वीपों की तुलना में अधिक हरा भरा है, जहां अधिकांश देशों में कृषि क्षेत्र 20 से 50% तक है। हालांकि कृषि सतही स्थलाकृति और मिट्टी के प्रकार जैसी पर्यावरणीय बाधाओं से प्रभावित होती है। इसलिए आइए क्षेत्रों में वितरित कृषि योग्य भूमि को देखें। हम दुनिया में कई मुख्य क्षेत्रों को देखते हैं। मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के केंद्रीय प्रांत, पूर्वोत्तर अर्जेंटीना, भारत, विशेषकर उत्तरी भारत, यूक्रेन, रूस के दक्षिणी क्षेत्र और कजाकिस्तान के कुछ हिस्से, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले सोलिस बेल्ट, पूर्वोत्तर चीन, अफ्रीका में उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजर में और मध्य सूडान, ऑस्ट्रेलिया में डिवाइडिंग पर्वतों और पर्थ के दक्षिण के क्षेत्रों के साथ एक बेल्ट, कोई दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोडिया की ओर भी इशारा कर सकता है। अंततः एक आश्चर्य, स्कैंडिनेविया को छोड़कर सबसे अधिक कृषि वाला महाद्वीप यूरोप है। यहाँ कृषि योग्य भूमि का हिस्सा भूमि क्षेत्र के अनुपात में सबसे अधिक है। इसी समय यूरोप में आधुनिक, यंत्रीकृत और गहन कृषि प्रचलित है। यूरोप में कृषि की गहनता उत्तरी अमेरिका की तुलना में अधिक है। भले ही कुछ कृषि रसायन कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, जैसे मोनसेंटो, जिसे कुछ साल पहले जर्मन बायर ने अपने कब्जे में ले लिया था। यह अंतर एक ओर तो रकबे के कारण होता है, लेकिन दूसरी ओर कृषि संस्कृति के कारण होता है, जो यूरोप में अधिक है। आइए प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत के ग्राफ पर एक नज़र डालते हैं। इनका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में यूरोपीय संघ में अधिक किया जाता है। पौध संरक्षण उत्पादों और उर्वरकों के उपयोग सहित कृषि पद्धतियाँ इस संस्कृति का एक तत्व हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यक्तिगत क्षेत्रों का क्षेत्र बड़ा है और ऐसे बड़े क्षेत्रों पर खेती का अर्थशास्त्र कृषि तकनीकी उपचारों की संख्या में कमी की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, कम पैदावार की कीमत पर छिड़काव। और यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है, पश्चिमी पोलैंड में कृषि योग्य भूमि के कुछ एकल क्षेत्र, यानी बीच से बीच की ओर देखने पर, दुनिया में सबसे बड़े हैं। आप इसे देखने और देशों के बीच तुलना करने के लिए गूगल अर्थ में दुनिया भर में देख सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसा कहूँगा जो आपको चौंका सकता है, लेकिन कृपया बिना भावना के इसका विश्लेषण करें।
यूक्रेन और रूस की उपजाऊ ह्यूमस काली मिट्टी अन्य यूरोपीय देशों की गरीब भूमि की तुलना में न केवल अधिक कृषि उपज पैदा कर सकती है, बल्कि स्वस्थ भोजन भी पैदा कर सकती है, क्योंकि उन्हें अन्य यूरोपीय देशों की फसलों की तरह उर्वरकों की इतनी अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, यूक्रेन और रूस में कृषि उत्पादन न केवल अत्यधिक कुशल हो सकता है, बल्कि वहाँ तथाकथित जैविक फसलें उगाना भी आसान है। इसे प्रस्तुत चार्ट में देखा जा सकता है। गहन विकास के बावजूद यूक्रेन फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड की तुलना में प्रति हेक्टेयर 2 गुना कम उर्वरक का उपयोग करता है। यूक्रेन ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के समान लीग में खेलता है। अपने आप से पूछें कि कौन सा देश स्वास्थ्यवर्धक भोजन का उत्पादन कर सकता है। किसान यह जानते हैं, यूरोपीय उपभोक्ता नहीं। यदि आप इंटरनेट पर वैगनों में सड़ते अनाज के बारे में या उचित स्वच्छता व्यवस्था के बिना उत्खननकर्ताओं के साथ कटाई के बाद मकई को लोड करने के बारे में सामग्री देखते हैं, तो यह व्यक्तिगत स्थितियों या खराब कामकाजी राज्य प्रशासन तंत्र या शिकारी और गैरमानकीकृत कृषि से संबंधित मानकों की कमी से संबंधित है। राज्य संकट की स्थितियों में प्रबंधन, क्योंकि यूक्रेन दीर्घकालिक संकट में है, जिसका प्रभाव हम देख रहे हैं। हालांकि वर्तमान में जो हो रहा है और उससे जुड़ी भावनाओं के अलावा, यूक्रेनी और रूसी कृषि में उपजाऊ काली मिट्टी के रूप में इतनी संभावनाएं हैं कि अगर ठीक से प्रबंधित किया जाए, तो दुनिया के इस हिस्से में उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। अब उनके पास यह नहीं है, और अब अन्य देशों से भी पूंजी आ रही है जो इस संपत्ति को बढ़ाने में रुचि रखते हैं। मुझे तोरिया या गेहूं के उत्पादन में यूक्रेन और रूस के साथ मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा करने की कोई संभावना नहीं दिखती। केवल अस्थिरता ही इस क्षमता को उजागर होने से रोक सकती है। मैं यूक्रेन के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि इस देश से कृषि उत्पादों के आयात के खिलाफ यूरोपीय किसानों का विरोध प्रदर्शन इस सामग्री की रिकॉर्डिंग के दौरान हो रहा है। लेकिन रूसी कृषि में यूक्रेनी कृषि की तुलना में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 5 गुना से भी अधिक है। रूसी अधिक कठिन क्षेत्रों से उत्तर की ओर हट रहे हैं, जहां सोवियत संघ के समय में कम अनुकूल जलवायु परिस्थितियों में फसलें उगाई जाती थीं। लेकिन उन्होंने अपने दक्षिणी भाग में सबसे उपजाऊ मिट्टी पर ध्यान केंद्रित किया है, और ये आज यूरोप का नंबर 1 खिलाड़ी है, जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चीन के बाद उनके पास सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है। कितनी जिज्ञासा है। भारत अपना लगभग सारा कृषि उत्पादन आंतरिक बाजार को आवंटित करता है। बाजार की विशेषता उच्च उर्वरक खपत और बड़ी संख्या में छोटे, गैरमशीनीकृत फार्म हैं। नियमों के माध्यम से खेतों की संरचना को बदलने के प्रयासों को किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है। वैसे एक और अवलोकन जो कुछ लोकप्रिय दावों के खिलाफ जाता है, एक छोटा कृषि फार्म अक्सर स्वस्थ भोजन के उत्पादन से जुड़ा होता है, जो एक अत्यधिक वाणिज्यिक फार्म की तुलना में अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है। खैर, अक्सर स्थिति इसके विपरीत होती है। नियंत्रण व्यवस्थाएं, उदा बड़े पैमाने के फार्मों पर अनुबंधित कृषि उत्पादों के लिए छोटे, अनियंत्रित फार्मों की तुलना में उच्च मानक लागू करें, जिनमें पौध संरक्षण उत्पादों के उपयोग से संबंधित मानक भी शामिल हैं। छोटे खेतों की पारिस्थितिक मित्रता उनके द्वारा उत्पादित भोजन की गुणवत्ता से संबंधित एक पहलू नहीं है, बल्कि एक ऐसे परिदृश्य और प्राकृतिक संरचना को बनाए रखने की संभावना से संबंधित है जो बड़े मोनोकल्चर के मामले की तुलना में प्रजातियों की विविधता के लिए अधिक अनुकूल है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा यदि चाहें तो भोजन के मामले में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन वे बहुत अधिक आयात और निर्यात करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि न केवल शकरकंद, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आलू भी यूरोपीय सुपरमार्केट में तेजी से पाए जाते हैं। चीन कुछ फसलों के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन वह यूरोपीय देशों की तुलना में 2 गुना उर्वरक का उपयोग करता है। चीन का संपूर्ण पूर्वी भाग अधिक या कम सीमा तक कृषि योग्य भूमि और उच्च कृषि संस्कृति का क्षेत्र है।
ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना दशकों से दक्षिण के अन्न भंडार रहे हैं, भोजन के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और विश्व बाजारों में कृषि उपज के शक्तिशाली निर्यातक हैं। अफ्रीका के बारे में कुछ शब्द आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह एक महाद्वीप है जो स्थायी अकाल से पीड़ित है। तथ्य अलग है। कई अफ्रीकी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर हैं। उत्तरी अफ्रीका में स्थिति थोड़ी भिन्न है। उदाहरणार्थ मिस्र, जो बहुत सारा गेहूं आयात करता है और दुनिया में प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उर्वरक की खपत करता है। भूखमरी सशस्त्र संघर्षों और आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा पुनर्वितरण में व्यवधान के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। इसके अलावा जिन कई देशों को ऐसी सहायता निर्देशित की जाती है, उनके लिए सबसे अच्छी मानवीय सहायता स्थानीय किसानों को कृषि उपज बेचने में सक्षम बनाना होगा। उदाहरण के लिए विदेशी बाजारों के लिए। लेकिन होता इसके विपरीत है। संभावनाओं की तुलना में बहुत कम मात्रा में, लेकिन अफ्रीकी कृषि उत्पादों की एक छोटी श्रृंखला भी खरीदी जा सकती है। उदाहरण के लिए यूरोप में आप केन्या से मैकाडामिया नट्स या इथियोपिया से कॉफी खरीद सकते हैं। थोड़ा सा और स्टोर अलमारियों के चश्मे से हम यह राय बनाते हैं कि अफ्रीकी कृषि के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह लेख जो आज के इन्फोग्राफिक का आधार है, यह दर्शाता है कि अधिकांश अफ्रीकी देश वर्तमान में कृषि योग्य भूमि क्षेत्रों और प्रति व्यक्ति उत्पादकता वृद्धि में सबसे बड़ी वृद्धि वाले देशों में सबसे आगे हैं। उदाहरण के लिए अंगोला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जाम्बिया, मोजाम्बिक, कोटे डी आइवर 2003 के बाद से क्षेत्र में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है। कृपया इस चार्ट को देखें। अफ्रीका में कृषि योग्य भूमि की वृद्धि दर सबसे अधिक है दुनिया। वहीं मिस्र के अलावा अफ्रीका में दुनिया में सबसे कम उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। आज टिकाऊ कृषि के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। मैं आपको एक और चार्ट दिखाऊंगा जो किसी दिए गए देश में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल दिखाएगा। उदाहरण के लिए प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले देश ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, रूस और यूक्रेन हैं। ये दुनिया के अनाज निर्यात पावर हाउस हैं। वे भोजन के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं और दुनिया को आपूर्ति करते हैं। साथ ही जैसा कि हमने पिछले चार्ट में देखा, वे दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में कम उर्वरकों का उपयोग करके भोजन का उत्पादन करते हैं। प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि क्षेत्र के मामले में पोलैंड और फ्रांस यूरोपीय संघ में सबसे आगे हैं। यहाँ इनकी संख्या विश्व औसत से अधिक है। और यहाँ एक और खोज है। औसतन अफ्रीका में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि शेष विश्व के समान ही है। ऐसे में कृषि योग्य भूमि की कमी भूख और कुपोषण का कारण नहीं हो सकती। अगर आप ऐसे मामलों के बारे में सुनेंगे तो उनके कारण अलग अलग होंगे। जर्मनी, भारत और चीन में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि फ्रांस और पोलैंड से लगभग दोगुनी है, जो विश्व औसत या अफ्रीकी औसत से भी कम है। फिर भी हम जर्मनी में अकाल के बारे में नहीं सुनते। इस सूची में प्रति व्यक्ति सबसे कम कृषि योग्य भूमि नीदरलैंड में है। ये आंकड़े बताते हैं कि चीन, भारत और नीदरलैंड में प्रति हेक्टेयर कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग बहुत अधिक क्यों है। स्थानीय खपत को पूरा करने के लिए वहाँ कृषि गहन होनी चाहिए। आखिरी चार्ट जो मैं आज आपको दिखाऊंगा वह यूरोपीय संघ से संबंधित है। यह आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यूरोपीय संघ विश्व स्तर पर सबसे अधिक कृषि खिलाड़ी है, जैसा कि कृषि के लिए सब्सिडी की हिस्सेदारी से पता चलता है, जो यूरोपीय संघ के बजट के सभी व्यय का लगभग 1/3 है। खर्च के मामले में कृषि सबसे बड़ी वस्तु है। यूरोप कृषि में बहुत अधिक निवेश कर रहा है और इसलिए अन्य कृषि उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा के खिलाफ आंतरिक बाजार की रक्षा करना जारी रखेगा और आप इसके बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। नमस्कार और मैं आपको हमारे चैनल पर शेष एपिसोड देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मैं आपको इस सामग्री पर सारगर्भित तरीके से टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित करता हूं।